नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज से दोनों सदनों की कार्यवाही कोरोना काल से पहले के नियमित समय से शुरू हुई है। राज्यसभा में जहां शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही शुरू हुई, वहीं लोकसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जमकर विपक्ष ने हंगामा किया। महंगाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्ष ने महंगाई के विरोध में खूब नारेबाजी की। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने से पहले कांग्रेस सांसदों ने पूछा कि हमारे बोलते वक्त ब्लैकआउट क्यों। इस पर लोकसभा स्पीकर बोले कि हंगामा नहीं देख सकते, वो हंगामा नहीं देखना चाहते। तो आपको ये बता दें कि संसद में आज महंगाई के विरोध में नारेबाजी हुई। तो महंगाई का जो मुद्दा है, अब तक सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया है। संसद में जाकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया, महंगाई के मुद्दे को उठाया और पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर होने की कोशिश की है। हालांकि स्पीकर ने रोकने की बहुत कोशिश की। महंगाई के मुद्दे पर चर्चा विपक्ष चाहता था, लेकिन चर्चा हो नहीं पाई, जिसके चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि देश भर में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो महंगाई के विरोध में विपक्ष की नारेबाजी आज देखने को मिली। अब तक लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था, सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा था। महंगाई के खिलाफ हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी परेशान है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। जो चुनावी राज्य हैं, वहां पर भी महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि सरकार के खिलाफ वोट बैंक को अपनाने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो। लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में इस तरह के हालात हो चुके हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो या फिर पेट्रोल डीजल के हालातों की बात हो। हर दिन दामों में इजाफा होता जा रहा है। महंगाई के मुद्दे को आज संसद में उठाया गया, विपक्ष की तरफ से खूब हंगामा किया गया। विपक्ष चाहता था कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके, ताकि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन हंगामा वहां पर नहीं देखा गया, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित हो गई। उसके बाद विपक्ष ने एक सवाल ये भी पूछा कि जब महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है तो ब्लैकआउट क्यों हो जाते हो। जब महंगाई के मुद्दे पर सवाल किया जाता है तो सरकार ब्लैकआउट क्यों हो जाती है, क्यों आखिरकार जवाब नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री खुद बड़ी बड़ी रैलियों में पहुंचते हैं, वहां पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, वोटों की अपील करते हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर कोई नहीं बोलता, रोजगार के मुद्दे पर कोई नहीं बोलता, किसानों को राहत देने के मुद्दे पर कोई नहीं बोलता। जिसके चलते आज विपक्ष की तरफ से लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया कि हमारे देश भर में कैसी महंगाई इस समय चल रही है, किस तरीके की महंगाई हमारे देश में इस समय चल रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जैसे देश के हालात हैं। सिलेंडर लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार हंगामे किए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ देश भर में नारेबाजी की जाती है, पुतले फूके जाते हैं, लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश की जाती है और यही कहा जाता है जैसे वादे किए गए थे वैसा सरकार निभा नहीं पाई है। तो कोरोना महामारी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह और शाम की पाली में चल रही थी। आज से दोनों सदनों की कार्यवाही कोरोना काल से पहले के नियमित समय पर शुरू हुई। राज्यसभा में जहां शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही शुरू हुई, वहीं लोकसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जमकर विपक्ष ने हंगामा किया। महंगाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्ष ने महंगाई के विरोध में खूब नारेबाजी की। लोकसभा में कार्यवाही को स्थगित करने से पहले कांग्रेस सांसदों ने पूछा कि हमारे बोलते वक्त सरकार ब्लैकआउट क्यों हो जाती है, सरकार जवाब क्यों नहीं देती है। इस पर लोकसभा स्पीकर बोले कि हंगामा नहीं दिखा सकते। आज हंगामा बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि सरकार से सवाल पूछा जा रहा था। विपक्ष के जो सांसद थे वो सरकार से सवाल पूछना चाहते थे कि आखिर क्या वजह है देश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है, आखिर क्या वजह है देश के ऐसे हालात हो चुके हैं,
आम आदमी लगातार परेशान है। सरकार उस बारे में नहीं सोच रही है। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सरकार से सवाल इस बारे में पूछा जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, पेट्रोल डीजल के दामों को घटाना हमारे हाथ में नहीं है। फिर वो विपक्ष की उन सरकारों को याद दिलाने लगते हैं जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करते थे। लेकिन मौजूदा हालात जिस तरीके के हैं, हाहाकार देश में मचा हुआ है, सड़क से लेकर संसद तक। और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ नेहा दुआ बीजेपी का पक्ष रखेंगी। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। नेहा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। महंगाई का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गया है, कार्यवाही स्थगित हो गई है। सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आम आदमी परेशान है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि आम आदमी परेशान है। 2 अप्रैल 2000, थोड़ा सा मुझे सिर्फ 60 सेकंड दीजिएगा, मैं उसमें अपनी बात रखना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, रखिए अपनी बात। जी, 2 अप्रैल 2020 में जो हमारा ये $18 प्रति बैरल के हिसाब से डीजल और पेट्रोल होता था, आज 2021 अप्रैल तक, अप्रैल तो अभी आया भी नहीं, मार्च में ही 64 और 65 रुपए प्रति बैरल हो रखा है। एक साल में पेट्रोल और डीजल, जो कच्चा तेल है, जो बाहर से आता है, खाड़ी देशों से आता है, वो महंगा कर दिया गया। इसका असर जो है हर देश पे पड़ता है और हमारा इसके हाथ में, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। ये वहीं की जो कच्चे तेल के उत्पादक होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि इसका क्या दाम होगा। बिल्कुल, लेकिन हमने इसको कंट्रोल करने के लिए जो अपने शासित राज्य हैं वहां पर हम इतना कर सकते हैं कि हमने वहां वैट घटा दिया, क्योंकि इससे जनता को राहत मिले। अगर हम एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, वैट भी लगता है, तो क्या होता है, उसकी मार सीधा आम इंसान की जेब पर पड़ती है, एक गरीब की जेब पर पड़ती है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने गुजरात में, असम में, नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारे राज्यों में हमने वैट घटा दिया। कई जगह तो वैट लगाया ही नहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने। लेकिन हमारी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील है कि छत्तीसगढ़ में, पंजाब में और राजस्थान में ये लोग भी वैट ना लगाएं। इतना हंगामा करने की बजाय अगर ये वैट नहीं लगाएंगे या घटाएंगे वैट, तो मुझे लगता है सीधा साधा तो असर आम जनता पे पड़ेगा, उनकी पॉकेट पे पड़ेगा, उनको इसका लाभ होगा। तो उनको केंद्र सरकार को घेरने की बजाय अगर ये अपने शासित राज्यों में वैट घटाते हैं तो आम जनता को सस्ता पेट्रोल मिलेगा, सस्ता डीजल मिलेगा, सस्ती गैस मिलेगी। तो मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार की तरफ से अपील है कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस शासित राज्यों से, कि वो अपने राज्यों में वैट घटाएं। हमने तो शुरुआत कर दी है। हम हरियाणा में भी, आपको 2-4 दिन में पता लग जाएगा, हरियाणा भी और यूपी भी और भी जितने हमारे शासित राज्य हैं उनमें हम वैट घटा रहे हैं। कई जगह वैट माफ भी कर दिया गया है, हटा भी दिया गया है, घटा भी दिया गया है। तो हमने तो शुरुआत कर दी है। अब यही बात हम कांग्रेस से भी रखते हैं कि आप अगर हंगामा करते हो महंगाई पे, तो महंगाई तो आपके शासित राज्य सबसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर। अगर आप लोग वैट घटा देंगे तो जनता को राहत मिलेगी। ठीक है रत्नाकर जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। सिर्फ हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, चाहे सड़क पर हो या फिर संसद में हो, इससे कुछ नहीं होगा। अगर वैट घटाया जाए तो कैसा रहेगा? देखिए नेहा जी, जैसा कह रही थी अभी कि हमने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के दाम बढ़े हैं, तो शायद नेहा जी को यह जानकारी नहीं है कि अपनी विफलताओं का ठीकरा जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पे जो ठीकरा फोड़ रही हैं, वो कि उसमें कितनी सच्चाई है, मैं आपको उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। जब यूपीए की सरकार थी, 2008 की मैं बात बता रहा हूँ, 2008 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $147 पर बैरल थी। उस समय हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत जो है लगभग 50 रुपए के करीब थी, 49 रुपए कुछ पैसे थी। आज अगर देखें आप, तो आज अगर आपको देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अभी $62-63 पर बैरल रहा होगा और पेट्रोल की कीमत जो है 100 के पार हो चुकी है। तो इनका यह तर्क देना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम बढ़ा है इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, यह बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको और एक चीज कह रही हैं, ये कह रही हैं कि हमने
कोशिश कर रहे हैं कि वैट के दाम घटा दे राज्यों को। हाँ। शायद नेहा जी को ये भी नहीं जानकारी है कि 6 साल के दौरान किस तरह से इन्होंने डीजल पे 820% एक्साइज का इजाफा किया है और पेट्रोल पे इन्होंने 250% का एक्साइज का इजाफा किया है। आप इतना महंगाई बढ़ा दे रहे हैं टैक्स के रूप में जनता से। आज आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि पेट्रोल की कीमत लगभग 30-32 रुपए के करीब है और बाकी जो पैसे जनता के पॉकेट से लिया जा रहा है वो टैक्स के रूप में लिया जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हमसे ही पेट्रोल खरीदते हैं और हमसे सस्ते रेट में बेचते हैं, क्योंकि वहां पे टैक्स बहुत कम लिया जा रहा है। आप नेपाल का एग्जाम्पल ले लीजिए। आए दिन खबरों में आ रहे हैं कि हमारे लोग जा रहे हैं नेपाल में और जो सीमावर्ती लोग हैं वो नेपाल में जाके और पेट्रोल भरा के 20 रुपए 21 रुपए सस्ते पेट्रोल बिक रहा है और लेके आ रहे हैं। तो नेहा जी का कहना कि यह जनहित के बारे में सोच रही है इनकी सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में सोच रहे हैं। इनको बंगाल का चुनाव में देखिए। ठीक है नेहा जी, आपका जवाब देना चाह रही है, ठीक है बोलिए। जी 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 रत्नाकर जी, आप ये बताइए कि इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार को उसमें कोई हाथ नहीं। क्या ये झूठ है? आप यहाँ बैठ के टेलीविजन पे बता दीजिए कि मैं इसमें कुछ गलत बोल रही हूँ या कुछ झूठ बोल रही हूँ, अपने मन से लगा रही हूँ। ऐसा तो है नहीं। आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको ये बात पता है कि उसमें हमारा कुछ लेना देना। लेकिन हाँ, सरकार उसमें अपनी राज्यों से, देखिए एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई जाती है ये आपको भी पता है। ये हर सरकारें, आपकी भी केंद्र में सरकार रही है। एक्साइज ड्यूटी जो है इसलिए लगाई जाती है सड़कों का निर्माण हो सके, डिफेंस मिनिस्ट्री को पैसा जा सके, वहां पर अच्छे उपकरण ला सके और देश की जनता को उसका लाभ पहुंच सके। देखिए, तो हम राज्य जो टैक्स है, जो कर कोई भी होता है, हम ऐसे नहीं लगा सकते। लेकिन एक्साइज ड्यूटी बहुत मिनिमम तरीके से रखी गई है और वैट पहले नहीं होता था। वैट जो अब लगाया गया है तो राज्य सरकारों से यही तो उम्मीद और हाथ जोड़ के विनती की जा रही है कि आप लोग अपने वैट मत लीजिए या कम लीजिए। कम लीजिए का मतलब ये है कि उससे ठीक है आपका राजस्व जो है, आपके राज्य का जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं वो थोड़ा कम होगा, लेकिन उसकी राहत कम से कम जनता को तो मिलेगी। तो हमारा मेन उद्देश्य जो है वो जनता की पॉकेट को ढीला कब तक मिल जाएगी नेहा जी राहत? ये नेहा जी राहत मिल कब तक जाएगी वैसे, क्योंकि हमारे देश की जनता इंतजार कर रही है, राहत कब तक मिल जाएगी? जी बहुत बहुत जल्दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे अप्रैल में ऐसा शुरू हुआ था तो मार्च एंड तक, या अब आ ही गया है मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको ये न्यूज हफ्ते भर में मिल जाएगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं, एक्साइज ड्यूटी भी कम की है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती, जो इनके शासित राज्य हैं, जो क्या कहते हैं कांग्रेस के, उनसे भी है तब तक एटलीस्ट तब तक आप वैट तो घटा दीजिए। अगर आप वैट घटाएंगे तो सीधा साधा 100 रुपए वाला जो पेट्रोल उनको मिल रहा है वो उनको 60-70 रुपए का हो जाएगा, 50-60 रुपए का हो जाएगा। तो आपके हाथ में भी तो है वैट घटाना। अगर आप वैट घटाते हैं तो उसका ठीक है रत्नाकर जी, अगर आपके हाथ में तो ठीक है रत्नाकर जी, अगर आपके हाथ में तो फिर घटा क्यों नहीं देते? सरकार अपना काम करिए, विपक्ष अपना काम करे, जहां पर जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर अपना काम करिए। आप पहल तो कीजिए। देखिए नेहा जी को शायद हमने तो पहल कर दी, आप तो पहल कीजिए। हमने गुजरात में, असम में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कर दिया है, बाकी राज्यों में भी हम शुरू कर रहे हैं। आप भी तो कीजिए कहीं। बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। बोलिए ठीक है, बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। जी देखिए, पहली चीज तो ये कह रही है कि यह जो टैक्स वसूलती है सरकार, तो वह सरकार कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में कार्यों में खर्चा करती है। लेकिन नेहा जी, क्या पेट्रोल डीजल और गैस, यही जो महिलाओं का जो आज घर का बजट जो खराब हो गया है, पेट्रोल डीजल और गैस के जो दाम महंगे होंगे उससे सारी चीजें जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है बढ़ जाती है और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तो क्या यही एक तरीका बचा है कि देश जो है इसी टैक्स के रूप में इन्हीं पेट्रोल डीजल और गैस के माध्यम से? मेरी पहले, उसके बाद आपकी हर बात का जवाब। नेहा जी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप ही के पास आऊंगी, जवाब आप ही को देना है। ठीक है जी, तो क्या यही एक माध्यम बचा है राष्ट्र निर्माण के लिए कि आप 30 रुपए का पेट्रोल जो है 100 रुपए के पार बेचे, 70 रुपए प्रति लीटर आप कमाएं और जनता के पेट से, पॉकेट से पैसा लूटने का काम करे सरकार? यही एक माध्यम बचा है? दूसरे भी माध्यम है जिससे कि टैक्स वसूलती है सरकार। और आपको शायद ये भी जानकारी मैं दे दूं कि 6 साल के दौरान विदेशी कर्ज जो है वो मोदी सरकार दोगुना कर चुकी है। तो वो पैसे जो आए हैं
वो पैसे कहाँ जा रहे हैं जो विदेशों से कर्जा लिया है आपने? और रही बात राज्यों के टैक्स का वैट कम करने की, तो शायद आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आप अपने ही शासित भाजपा शासित राज्यों पे केंद्रित रहती है। राजस्थान की सरकार ने वहां पे वैट कम कर दिया है, लोगों की जनता की राहत देने के लिए वहां की सरकार ने वैट कम कर दिया। ये शायद आपको जानकारी नहीं है। तो हमारी सरकार जहाँ पे है, हमने ऑलरेडी वहां पे काम शुरू कर दिया है। पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने नहीं अभी तक देखा है कि एक भी राज्य में आपने वैट कम किया है। आप बात करते हैं, बात सुन लीजिए। आप कहती हैं कि जो है ये टैक्स जो है वो जनता के हित के लिए है, लेकिन आप अगर सोचिए तो क्या ये जनता को लूटने का काम सिर्फ मोदी सरकार कर रही है? टैक्स का माध्यम बहुत सारी चीजें होती है जिससे टैक्स वसूला जाता है, तो वो माध्यम अपनाइए। आप जनता को राहत पहुंचाने का काम करिए। आप 3 महीने के अंदर 250 रुपए करीब सिलेंडर का गैस का दाम महंगा हो गया है। एक गरीब परिवार जिसका 250 रुपया रोज का पूरा परिवार अपना खिलाता, ठीक है, जवाब दे रही है वो, आपका जवाब ले लीजिए। हो गई है। आर्थिक दृष्टि से आप जो कह रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमी चलाते हैं देश की, उनको आप, ठीक है, मुझे और आपको शायद इकोनॉमी का इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन इतना तो पता ही है कि सरकार तभी चलती है जब राजस्व इकट्ठा किया जाता है और जनता को उसकी मार ना पड़े। इसलिए वैट में हम चाहते हैं कि सरकारें तो पहले भी चली है नेहा जी, सरकारें तो पहले भी चल चुकी है ना हमारे देश में, सरकारें तो बिल्कुल। हाँ, मैं उस बात के लिए कह रही, लेकिन आज से पहले कोरोना नहीं आया था। आप ये देखिए, जब कोरोना काल में जीडीपी का 10% जो है, 10% एक बहुत अच्छे वाले देश देते हैं। कोरोना जितने बड़े बड़े देश थे, जैसे अमेरिका जैसे देश, उन लोगों ने 10 से 15% अपना जीडीपी का दिया। हम लोगों ने 12 लाख करोड़ जो है हमारी सरकार ने दिया। तो आप देखिए उसका कहीं ना कहीं, क्योंकि उस पूरे 1 साल में कहीं से कोई टैक्स नहीं आया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपके आंकड़ों को नकार रहे हैं नेहा जी, आप जो आंकड़े पेश कर रही हैं वो नकार रहे हैं आपके आंकड़ों को। आप जो आंकड़े पेश कर रही हैं वो उसको नकार रहे हैं। 12 लाख करोड़, देखिए 12 लाख करोड़ हो सकता है जीडीपी का 10 या 15% कितना मिला है जरा पूछ लीजिए। लोन लिए हैं ये लोग, लोन बांटे हैं। लेकिन मैं इतना दावे से कह सकती हूँ कि इतना बड़ा आंकड़ा जो है, जो बड़े बड़े देश करते हैं, वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया कि राहत पैकेज के तौर पे, कोरोना राहत पैकेज, आप राहत पैकेज के नाम पे इन्होंने लोन बांटने का काम किया है, और वही आंकड़ा नेहा जी बता रही है कोरोना के लिए, ताकि वैक्सीनेशन हर किसी को तभी इतनी सस्ती मिल पा रही है, तभी हमारी जो कंपनियां हैं उन्होंने इतनी सस्ती वैक्सीन और इतनी जल्दी शॉर्ट नोटिस पे बना दी। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश, लेकिन पेट्रोल डीजल भी तो सस्ता चाहिए ना, पेट्रोल डीजल नेहा जी, लेकिन पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर भी तो सस्ता चाहिए ना देश की जनता को, वो भी तो सस्ता चाहिए ना। हम ये मानते ही नहीं कि नहीं चाहिए। हाँ। इसीलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे शासित राज्यों ने वैट घटा दिया है, बाकी भी घटाएं, और हम लोग एक्साइज ड्यूटी को भी घटाने की वो कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी जो बजट आएगा, आ ही रहा है, चल ही रहा है, तो एंड ऑफ द मार्च आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी, या कुछ ही दिनों में, हो सकता है अगले हफ्ते तक ये पता लग जाए कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं, हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पहले ही कह चुके हैं कि हम एक्साइज ड्यूटी भी। ठीक है रत्नाकर जी, आपको खुशखबरी जल्दी मिलेगी, इंतजार करेंगे या फिर प्रदर्शन करते रहेंगे? आपको खुशखबरी जल्दी मिलेगी, या ये प्रदर्शन यूं ही सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन जारी रहेगा, या फिर थोड़ा इंतजार कर लेंगे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा? देखिए नेहा जी जो कह रही हैं कि ये जो है खुशखबरी देने वाली है, तो शायद ये लॉलीपॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है। रोजगार देने का 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, 15 लाख अकाउंट में आने वाले थे वो सब कहाँ गए? तो ये भारतीय जनता पार्टी ये जुमलाबाज पार्टी है, ये जुमला पब्लिक को देती रहती है, चुनाव बीत जाते हैं उसके बाद भूल जाती है। मैं आंकड़ा देता हूँ अभी इनके पेट्रोलियम मंत्री, मैं चुप था, आप जब भी बोल रही थी, मैं चुप था। सुन लीजिए पहले उनको, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए नेहा जी, आपकी बात मैं पूरी शांति से सुनता हूँ, आपकी बात मैं पूरी शांति से सुनता हूँ, जरा मेरी बात भी सुन लीजिए। इनके पेट्रोलियम मंत्री जो है प्रधान जी कहते हैं कि हम जीएसटी में इसको लेके आने का जो है कवायद कर रहे हैं, हम कमेटी से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो कब? हम तो शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाया जाए, जिससे कि
तुरंत आम आदमी को राहत मिलेगा, लेकिन ये करेंगे नहीं, ये सिर्फ बोल बच्चन करेंगे और वो करने का काम भी नहीं करेंगे। नेहा जी आप बताएंगे 820% 6 सालों में आपने बढ़ा दिया, कितना 820% एक्साइज बढ़ाया आपने, आप कितना प्रतिशत कम करेंगे जरा ये बता सकती हैं? आप ये बता सकती हैं कि 820% में कितना प्रतिशत कम करेंगे, आप जनता को किस तरह से राहत देंगे? अरे आपने जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर बांटे हैं, आज वो अपने घर से लोग गैस सिलेंडर भी फेंक रहे हैं। आपके हाथ किसने बांध रखे हैं? आपके हाथों में किसी ने आपको कपड़े या रस्सी से बांध रखे हैं? आपके शासित राज्य क्यों नहीं वैट घटाते? आप तब तक तो फायदा दीजिए जब तक केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाएगी। हमारे शासनकाल में, यहाँ वैट हमारे शासनकाल में, सुन लीजिए, दोनों तरफ से बोलेंगी तो बात नहीं हो पाएगी। एक एक करके बोलिए नेहा जी, एक बार उनको सुन लीजिए, एक बार उनको सुन लीजिए। राजस्थान में ना केरला में कहीं भी नहीं हुआ, बताइए कहाँ हुआ है? एक भी राज्य का नाम लीजिए। क्या बोल रहा है? शायद आपको हमारे शासनकाल में हमने क्या, सुन लीजिए नेहा जी, अरे मेरी बात सुन लीजिए नेहा जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। हमारे शासनकाल में हमने क्या किया है जरा मैं इनको ये भी बता देता हूँ। हमारे शासनकाल में भारत जो है विश्व में, फिर किससे बोल रही है? अरे सुन तो लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ही के आंकड़े आपको जवाब दे रहा हूँ, आप आज की बात कीजिए। आप ही की बातों का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए जरा। हमारे शासन काल में हमारे जो यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह ने देश को इतनी बढ़िया अर्थव्यवस्था प्रदान की थी कि वह विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई थी और सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनी थी। और आज क्या हो गया है? आज भारत 146वें पायदान पे आके बैठा है। और आप अगर भ्रष्टाचार था तभी तो नकारा था जनता ने, आपने इतनी महंगाई कर दी थी। रत्नाकर जी आप पुराने शासनकाल को गिनाने से अच्छा, रत्नाकर जी आप पुराने शासनकाल को गिनाने से अच्छा अगर अभी की सरकार से सवाल पूछे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। उस शासनकाल को मत गिनाइए, वो तो सबने देख लिया है। अभी की सरकार से सवाल पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी की सरकार से ये जो कह रही है कि जीएसटी जो है, जीएसटी में ये लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे ये कोई पता नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, ये कब आएगा कोई पता नहीं है। ये इनका जुमला है, एक उसी तरह से जुमला है जैसे 2 करोड़ रोजगार देंगे, जैसे 15 लाख अकाउंट में लाएंगे, हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। ये सारे जुमले हैं इनके। ये इलेक्शन आते हैं तो बस जुमला देना शुरू कर देते हैं, यही है इनका। और ये क्या जवाब देंगे? आज देश की अर्थव्यवस्था घर में पहुंच चुकी है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। नेहा जी मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट, ठीक है नेहा जी मेरा सवाल सुनिए। बार बार बीजेपी पर आरोप यही लगता है, सरकार पर आरोप यही लगता है कि सिर्फ लॉलीपॉप देश की जनता को दी जाती है, चुनावी मुद्दा बना लिया जाता है, और ये लॉलीपॉप तभी दी जाती है जब केंद्र में चुनाव हो या फिर किसी राज्य में चुनाव हो। बिल्कुल, अगर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम लोग लॉलीपॉप देते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नेता को इतना पता होगा कि हमारी ही सरकार अब दूसरी बार आई है। अगर हमने पहली बारी 5 साल पहले लॉलीपॉप दी होती तो जनता हमें दोबारा स्वीकार नहीं करती। जनता ने हमें दोबारा स्वीकार इसीलिए किया है कि उनको पता है कि हम जो कहते हैं, चाहे ये लोग जितना मर्जी भ्रम फैला लें कि ये लोग जुमलेबाज हैं, इनके प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं, ये है वो है, पता है ये लोग कहते हैं, लेकिन जनता जो ग्राउंड पे देखती है उसके आधार पे हमें वोट करती है। तो आपको अगर जनता की उसके दिमाग पे कोई शक है तो आप जनता को इल्जाम दे सकते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे काम पे हमें वोट मिलती है। नेहा जी महंगाई जनता देख रही है, नेहा जी महंगाई जनता देख रही है और आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। एक मिनट, और आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। इलेक्शन में देख लीजिए, निकाय चुनाव में, पंजाब इलेक्शन में देख लीजिए इनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। हरियाणा के निकाय चुनाव के इलेक्शन में देख लीजिए इनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। तो अगर इस तरह से जनता इनको जवाब देना शुरू कर दी है। कुछ लेना है, कर भी लेना है तो हम जनता से ही लेंगे ना, लेकिन हम वादा करते हैं जनता को कि बहुत जल्द महंगाई, ये जो वादे तो हमेशा किए जाते हैं, बिल्कुल घटेंगे और इसका फायदा उन लोगों को होगा। और जो हम अच्छा कर रहे हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बन रहा है और जो हमारी सैन्य शक्ति बढ़ रही है, ये भी जनता देख रही है कि ये हमारे शासनकाल में ही हुआ है कि हमने चाइना को बाहर निकाल दिया। चाइना की जो औकात है वो दुनिया भर में सब देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की औकात है वो भी दुनिया भर में देखी जा रही है। तो ये जो और महंगाई भी दुनिया भर में देखी जा रही है नेहा जी, महंगाई भी दुनिया भर में देखी जा रही है। कोरोना ना आया होता तो देश की हालत कुछ और होती, लेकिन कोरोना का हम बहाना नहीं मार रहे, ये वैश्विक महामारी है। कोरोना है। देखिए मैं आपको इस बात से, ठीक है रत्नाकर जी आपका जवाब दे रहे हैं, ठीक है नेहा जी सुन लीजिए, अब वो आपका जवाब दे रहे हैं। कोरोना का जो रोना है इनका रोना जो है मैं बताता हूँ, जरा शांति से ही आंकड़े ले लीजिएगा, शांति से ही आंकड़ा सुनिएगा।
कोरोना का रोना जो दे रही है ना, जरा शांति से आप ये आंकड़ा सुनिए नेहा जी, आप जरा शांति से ये आंकड़ा सुनिए। मैं देश की जनता को इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना से पहले 8 क्वार्टर जीडीपी जो है वो कंटिन्यूअस गिरी हुई थी, गिरती जा रही थी। कोरोना से पहले का आंकड़ा है 8 क्वार्टर आपने लगभग 2 साल जीडीपी गिरी है। उनको सुन लीजिए नेहा जी, पहले एक बार सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, आपका सवाल बाद में एक बार सुन लीजिए उनको, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, अभी आप ये आपका बताइए कोरोना अमेरिका हो गया, की ये जीडीपी कोरोना से पहले भी चाइना की जीडीपी क्या है और हमारी क्या है? हम लोग माइनस में नहीं है, सब माइनस में जा रहे हैं। नहीं है, मानते हैं, लेकिन हमारी जीडीपी उतनी नीचे नहीं गिरी जितनी इतने बड़े बड़े देशों की जीडीपी गिर रखी है कोरोना की वजह से। इसलिए भी मंदी चली रही थी मार्केट। नेहा जी एक सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए नेहा जी, वो सुन लीजिए, कोई सवाल आपसे पूछ रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, उसका जवाब आप ही को देना है, ठीक है? बोलिए रत्नाकर जी, पूछिए सवाल। नेहा जी को शायद यह पता नहीं है कि कोरोना के पहले 2 साल कंटिन्यूअस जीडीपी जो है गिरी है, 8 क्वार्टर कंटिन्यूअस जीडीपी गिरी है। तो वह किस कारण से गिरी है? इनकी आर्थिक नीतियां आज सिर्फ चंद पूंजीपतियों पे केंद्रित रह चुकी है। आम जनता के भलाई के लिए अगर ये काम करते, अगर किसानों की भलाई के लिए ये काम करते, तो आज पंजाब में जो निकाय चुनाव हुआ है उसमें एकदम पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा में जो चुनाव हुए उसमें पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया। आने वाले चुनाव में भी जनता इनका सुपड़ा साफ करने वाली है। नेहा जी धैर्य रखिए, जैसे आप सुन लीजिए मेरी बात, फिर आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि पंजाब की जो पंचायती चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को नकार दिया गया है, लेकिन आप फिर गुजरात की बात कीजिए। अगर आप सभी राज्यों की बात कर रहे हैं तो गुजरात की बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। गुजरात की बात नहीं हो रही है, गुजरात की बात नेहा जी पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, गुजरात की बात, क्योंकि पंजाब और हरियाणा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के ही ज्यादातर किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। तो कौन सा हरियाणा में उन्होंने चुनाव करा दिए? मुझे बताइए तो सही, क्या है पंचायती चुनाव हुई है। मेरे को तो अभी तक नॉलेज नहीं है, शायद मेरी नॉलेज मैं भी बोलता रहूंगा कंटिन्यूअस, आपको लगेगा हवाई चुनाव कराए तो उसके आंसर बताएं। नेहा जी आप बोल रहे हैं तो आप बोलिए, मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा। नहीं, आप मुझे ऐसे डिबेट नहीं होता है। कौन से चुनाव अभी हरियाणा में हुए हैं बताइए तो सही। आप मेरी बातें पूरा सुन लीजिए। आपका जो प्रश्न है, वो जो झूठ आप बोलती हैं, जो जुमले देंगी, वो सब मैं आपको पोल खोलने के लिए यहाँ बैठा हूँ। चुनाव हुए हैं, पंचायती चुनाव तो होने हैं, अभी हुए कहाँ है जो आप कह रहे हैं कि हमारा सुपड़ा साफ हो गया है? पंजाब में आपने कितनी सीटें हासिल की? अभी जो निकाय चुनाव हुए, जो निकाय चुनाव हुआ उसमें कितनी सीटें हासिल की? आपने जवाब दीजिए। नेहा जी इस चीज का अंदाजा है सरकार को? नेहा जी सरकार को इस चीज का अंदाजा है कि पंजाब में अगर सुपड़ा साफ हुआ तो उसका कारण क्या है? जी यही जो फार्मर एजिटेशन है, इसकी आड़ में कांग्रेस ने जो उसे भुना रही है, राजनीति कर रही है, तो इसका हमें पता था, पहले से ज्ञान था कि पंजाब में ये हल होगा, लेकिन हरियाणा में हमें उम्मीद है हरियाणा के लोग समझेंगे और वो इस तरीके से देंगे, क्योंकि उनको पता है पहले कांग्रेस पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया था, इस वजह से हटाया गया था। बंगाल में भी यही होने वाला है, वहाँ पे भी। नेहा जी समय की कमी है मेरे पास, राहत की उम्मीद में कितना और इंतजार करना पड़ेगा? लास्ट रिएक्शन। बहुत जल्दी आपको मैंने कहा था, पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत जल्दी कम होने जा रहे हैं। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो है प्रधान जी, उन्होंने ये बात कह दी है। हो सकता है आपको अगले हफ्ते या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, 1 अप्रैल को ही सुनने को मिल जाए, 2 अप्रैल को ही, या लास्ट वीक ऑफ मार्च में कि हो गए हैं दाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंगाई की जो मार है सड़क से संसद तक पहुंच गई है। अब तक सिर्फ सड़कों पर हंगामा हो रहा था, लेकिन आज संसद में भी हंगामा हुआ है। विपक्ष ने सरकार से सवाल यही पूछा है कि आखिरकार महंगाई पर जवाब क्यों नहीं देते। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो भारत में जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर ब्रिटेन की संसद में बहस हुई है। आपको बता दें कि एक पिटीशन पर लाखों साइन होने के बाद ब्रिटिश संसद में इस मसले को उठाया गया, जिसके बाद विस्तार से बहस हुई। हालांकि भारत की ओर से इस तरह की बहस पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बयान दिया है कि ये सिर्फ एक गलत तथ्यों पर आधारित और एक तरफा बहस है। भारतीय हाई कमीशन द्वारा बयान में कहा गया है कि ब्रिटिश संसद में बिना तथ्यों के गलत आरोपों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विषय में चर्चा की गई है, जो निंदनीय है। और वहीं ब्रिटिश सरकार में मंत्री नाइजल एडम्स का कहना है कि यह भारत का घरेलू मामला है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब भारतीय हाई कमीशन ने ब्रिटेन द्वारा किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी हाई कमीशन द्वारा साफ किया जा चुका है कि यह भारत का आंतरिक मसला है। ऐसे में गलत तथ्यों के साथ इसमें दखल ना दी जाए। आपको ये भी बता दें कि ब्रिटिश संसद की वेबसाइट पर किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए एक पिटीशन डाली गई थी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा साइन हुए थे। और यही कारण रहा कि ब्रिटिश संसद को इस मसले पर बहस करनी पड़ी। भारतीय हाई कमीशन ने साफ किया कि ब्रिटिश और दुनिया की मीडिया भारत में किसान आंदोलन को फॉलो कर रही है, जो दर्शाता है कि किसानों पर किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं ब्रिटिश सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि भारत ब्रिटेन की दोस्ती काफी पुरानी है और दोनों ही देश आपसी सहयोग से द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आपको ये भी बता दें कि ब्रिटिश सांसदों की इस चर्चा में कई सांसदों ने हिस्सा लिया। कुछ लोग मीटिंग स्थल पर थे, जबकि कुछ लोग वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। ये बहस तकरीबन 90 मिनट तक चली थी। किसान आंदोलन से पहले भी इस तरह का मुद्दा गूंज चुका है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे सुनवाते तस्वीरें दिखाते हैं। तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकेंगे, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। यह कार्यक्रम इसके माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब तो ललितपुर कोई नहीं कह पाएगा कि ललितपुर एक कोने का जिला है, एक विकसित रहता है। हमारे प्रधानमंत्री हो जाते हैं, यहाँ रहने आते हैं, मुन्नूलाल कोड़ी जी भी यहीं पे रहते हैं, रामचंद्र कुशवाहा जी यहाँ रहते हैं, अंबर शर्मा जी यहाँ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता निरंतर यहाँ कार्य करते हैं। लेकिन साथ ही साथ सरकार भी इस पर पूरी निगाह रखी हुई है। और अब तो ललितपुर में हम लोग सड़कों का जाल तो बिछा ही रहे थे, एयरपोर्ट की सुविधा भी देने जा रहे हैं। एयरपोर्ट भी हम ललितपुर को देने जा रहे हैं। यानी ललितपुर के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आपको जाना होगा, दिल्ली की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे जब वाली सेवा शुरू होगी। मुंबई की दूरी 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में बैंगलोर पहुंच जाएंगे। यानी जहां कहीं भी आप जाना चाहेंगे, वाली सेवा की सुविधा इसी ललितपुर से हम लोग देंगे। इस पर हम लोग सैद्धांतिक निर्णय ले चुके हैं और इस पर हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ललितपुर ने क्या कभी सोचा था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा? अब तो मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं यहाँ पे। क्यों? मेडिकल कॉलेज बनने से खुशी है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ मुझे। लेकिन मनोहर जी, यहाँ के लोग सब विकास पसंद करते हैं, सब लोगों को विकास चाहिए और सभी लोग देखिए विकास के लिए सभी लोग खुशी के साथ हाथ उठा रहे हैं। ये ताकत विकास कराई की, यही ताकत जो आपकी है, यही हौसला
हिसाब से देश के अंदर कितना भारी परिवर्तन आया है। हर एक स्तर पर ललितपुर को तो वैसे भी पहले से ही ये माना जाता था कि ललितपुर बहुत खुशहाल जिला है, अच्छे लोग ललितपुर के हैं, सज्जन हैं, सौहार्द में और मेहनत में विश्वास करते हैं। और जब यहाँ पर इस प्रकार की परियोजनाएं आएंगी कि खुशहाली कई गुना बढ़ जाएगी, आपकी कई गुना आगे बढ़ जाएगी, और उसको कई गुना बढ़ाने के लिए ही आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप अनुमान करिए देश के अंदर आज कितना परिवर्तन आ रहा है। 2014 के पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे। आप चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि विदेशों में अब किसान आंदोलन का मुद्दा गूंज रहा है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। वसीम राजा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। रामपाल जाट किसान नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल वसीम जी आपसे ही होगा और सवाल इसीलिए है क्योंकि कई महीने का वक्त गुजर चुका है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। ये मुद्दा सिर्फ देश तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों में पहुंच चुका है। अंदाजा है सरकार को इस चीज का? देखिए काजल जी, जैसा कि पहले दौर की बैठकों से ही जब ये आंदोलन शुरुआती दौर में था, उस समय की जब हम बातों को अध्ययन करते हैं, उस बातों पे ध्यान से देखते हैं, तो जो डिमांड सरकार से किसान भाइयों की थी, उन सारी बातों पे सरकार ने सहमति बना दी, सरकार ने सारी बातें मान ली। उसके बाद इस कानून को 1.5 से 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। उसके बावजूद इस आंदोलन को लगातार जारी रखना, इस पे पूरी तरह से, जैसा कि हम भी कह रहे हैं, देश के कृषि मंत्री ने भी कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस आंदोलन को पूरी तरह से राजनीतिकरण किया जा चुका है और ये राजनीतिक प्रेरणा से ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हो चुका है, क्योंकि देश के अंदर विपक्ष के पास कोई एजेंडा, कोई नीति, कोई नेता, कुछ भी नहीं बचा था। देश की मेरा जनता सवाल जो है, वसीम जी दूसरी मेरा पार्टी सवाल का- ये भी है आपसे। जी, वसीम जी। जी मेरा सवाल ये भी है आपसे जी, कि विदेश जी, जी। की पार्लियामेंट में ये मुद्दा गूंज रहा है, फजीहत हो रही है सरकार की? देखिए हम आपके सवाल पे आ रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ हाँ। कि कहीं ना कहीं देश के विपक्ष का झंडा जो है, देश की जनता नकार चुकी थी। तो देश की जितने भी ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, तो सबने अपना झंडा रख के अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में किसान आंदोलन का झंडा पकड़ा के वो अपनी जमीन की तलाश कर रहे हैं। और शुरू से ही आपने देखा है, जब भी कोई बात देश के अंदर की हो, राष्ट्र की बात हो, तो विपक्ष जो है कई जगहों पे आपने देखा है, जब हमारे बाद जम्मू कश्मीर की भी विषय आते थे, जम्मू कश्मीर में जब 370 की बात आई थी, उस वक्त भी कांग्रेस ने किस तरीके का कोट किया था और कांग्रेस के बयान को, राहुल गांधी के बयान को लेके यूएनओ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोट किया और विदेशों में राहुल गांधी के बयान को लेकर कोट किया जाता ब्रिटिश है। की संसद में इस मुद्दे को राहुल गांधी ने पहुंचाया क्या? विषय को नहीं कह रहा हूं मैं, ये मैंने एक बात आपको कहा कि कोई भी विषय देश के अंदर हो, हाँ। ये लोग देश का आंतरिक माहौल खराब करने के लिए, देश की छवि को धूमिल करने के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों की कारस्तानी होती है। अगर वहां भी मामला पहुंचा है तो कहीं ना कहीं इन सब पॉलिटिकल पार्टियों के, विपक्ष के राजनीतिक दलों की मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। और उससे किसी भी सरकार जो है, सरकार पूरी तरह से सरकार जो है किसानों के साथ है और किसानों की बात मान चुकी है, लेकिन ये आंदोलन लगातार जारी रखना गलत है। ठीक है, मेरा अगला सवाल रामपाल जी से होगा। रामपाल जी, ये देश में हमारे आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान बैठे हुए हैं, लेकिन अब ये जो मुद्दा है सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों में पहुंच चुका है। विदेश की संसद में, ब्रिटिश की संसद में इस मुद्दे की गूंज, वहां पर चर्चा हो रही है इस मुद्दे पर। बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात है। काजल ठाकुर जी बोलिए। दो दृष्टि से इसको देखता हूँ। पहले तो जो देश की संप्रभुता है वो हमारे लिए सर्वोच्च है। और एक मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा महाभारत की घटना पर, जब दुर्योधन को बंदी बना लिया था और युधिष्ठिर ने कहा हम आपस में 100 और पास हैं,
लेकिन अब तीसरे के लिए 105 है। इसलिए हमारा देश का मुद्दा हम आपस में कैसे करेंगे कि हमारा देश का मामला है। वो तो कह रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, वो तो सीधे ये कह रहे हैं। ऐसा वो क्या कह रहे हैं ये अलग विषय है, हाँ। उस पर भी मैं आऊंगा। तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी देश की संप्रभुता वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए, ये हमारी ये सर्वोच्चता का विषय है। दूसरा ये कहना चाहूंगा, जो भी देश आपस में बोलते हैं वो बोलते हैं लोकतंत्र को लेकर, कि लोकतंत्र में सबकी सुनी जानी चाहिए, लेकिन ये किसान और सरकार के बीच का मुद्दा है देश का। और दूसरी मैं ये कहना चाहूंगा, लगातार अपने देश में अब इस देश की सरकार, केंद्र सरकार जिस ढंग की भाषा, जिस ढंग के वाक्य, जिस ढंग के शब्दों का उपयोग कर रही है, अब से नहीं, जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक, ये दिशा सही नहीं है। ये आपस में शत्रुता की दिशा है और हम सब वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को बनाया है। इसलिए हमारी आपस में शत्रु नहीं है, तो शत्रुता का भाव रखकर कोई भी बात बोलना, आरोप प्रत्यारोप करना, ये सरकार को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए सरकार को ये समझना चाहिए कि हमारे परिवार के हैं किसान, और परिवार के लोगों को यदि उनकी नाराजगी भी है किसी बात पर भी, तो बैठ कर तय करेंगे, और नहीं भी बैठ कर तय होगी तो भी हम बैठे तो थे, बातचीत तो हुई थी। रामपाल जी बैठे तो थे, बातचीत तो हुई थी 11-12 दौर की। इसलिए कादर ठाकुर बातचीत हुई। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हाँ। सरकार इन मुद्दों को बिना बातचीत के भी समाधान की ओर ले जा सकती है। अभी संसद है, जब संसद होती है तो वो कानून ले आए ना, और कानून ले आए तो जो भी उनको अच्छा लगे उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के लिए कानून ले आए, जिससे किसानों को जो सरकार न्यूनतम दाम घोषित करती है वे दाम तो किसानों को मिल जाए, उससे कम दामों में किसानों को अपनी उपज नहीं बेचनी पड़े। इसके संबंध में सरकार को कानून लाना चाहिए। इसमें बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं है। जब 5 जून को सरकार कानून लाई थी, ठीक है, तो बिना बातचीत लाई थी ना, अभी भी बिना बातचीत के कानून ले आए, इसमें बातचीत की कहीं आवश्यकता नहीं है। इसलिए ठीक है वसीम जी, अपना परिवार सरकार किसानों को नहीं समझ रही है, जिसके चलते ये आंदोलन लगातार चल रहा है। अगर बगैर बातचीत के कानून लाया जा सकता है तो उसको वापस भी किया जा सकता है, क्योंकि किसान हमारे देश के उस कानून से संतुष्ट नहीं है। देखिए काजल जी, जैसा कि हमारे साथी रामपाल जी ने कई बातें रखी और अपनी बात को अपने बहुत विस्तार पूर्वक रखा, मैं 3-4 सवाल जो है इनसे पूछूंगा, इन बातों का जवाब दे दे, फिर इनको खुद ज्ञान हो जाएगा कि सरकार जो है किसानों को अपना परिवार मान रही है कि नहीं मान रही है। सरकार जो है, पहली बार एक सरकार ऐसी बनी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो पहले दिन से किसानों के हित में, किसानों को सशक्त करने के लिए और किसानों को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। तो रही बात दूसरी तरफ, अब इनके बात का जवाब, ये बात कह रहे थे पहले दिन जब किसान संगठनों की मांग थी तो उन्होंने बैठक हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे 3 कृषि कानूनों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हमारी और बहुत सारी डिमांड्स हैं। सरकार ने कहा कि भाई आप अपनी डिमांड्स बताइए। सरकार से जो मांगे किसान संगठनों ने रखी, उन सभी बातों पे, चाहे वो पराली का कानून हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने की बात हो, कोर्ट में जाने की बात रखी थी किसानों ने, सरकार ने उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट दे दिया। उसके बाद सरकार, इन्होंने कहा कि भाई किसानों को एमएसपी लिखित में दी जाए तब बात होगी। सरकार ने कहा ठीक है, आप वार्ता के लिए आइए, हम एमएसपी लिखित में दे रहे हैं। सरकार ने एमएसपी लिखित में दे दिया। कानून बनाना चाहते हैं वो, एमएसपी को कानून बनाना चाहते हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द चाहते हैं। जी। पहले दौर में इन्होंने ये कहा था कि एमएसपी लिखित में दे, सरकार ने लिखित में देने को तैयार हो गई। उसके बाद ये इन लोगों ने बात कही, 10-11 दौर की बैठक हुई, उसके बाद कई तरफ से बात आई कि इस कानून को अभी स्थगित कर दिया जाए। सरकार ने 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी के माध्यम से इसका हल निकलेगा। तो किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएंगे, किसान संगठन नहीं, तो उस कमेटी में तो कुछ ऐसे लोग थे ना, किसानों का कहना, वसीम जी, किसानों का कहना उस कमेटी में तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं, तो उनसे तो बातचीत का मतलब ही नहीं था।
इसका ये मतलब नहीं होता है। देखिए, जब कोर्ट में जब बात जाती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुन के कोर्ट कोई निर्णय लेता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विपक्ष को डाल लें। जो लोग इस कानून के पक्ष में है हम उनको कैसे हटा सकते हैं? आप ये बताइए ना, देश सिर्फ एक या दो राज्यों में तो नहीं बसता है। देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं। सबको देखते हुए कुछ लोग इसके सहमति में थे और कुछ लोग विपक्ष में। तो दोनों को मिला के कोर्ट में कानून बना, एक समिति बना दी गई, कमेटी बना। उसको भी ये मानेंगे नहीं, कानून को लागू नहीं किया जाएगा ये भी नहीं मानेंगे, फिर अभी नहीं लागू किया जा रहा तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद जिस तरीके से लाल किला पे जो एपिसोड हुआ, लाल किले के अंदर जो हंगामा किया गया लाल किले के पास जाकर, क्या ये सही था? क्या ये किसानों का देश हित में था काम? ये सारी चीजें ये कहाँ से गाइड हो रहा है? वो तो उपद्रवी थे वसीम जी, वो उपद्रवी थे, वो किसान नहीं थे, वो उपद्रवी थे। देखिए अब उनको ये उपद्रवी कर देते हैं और वही लोग इनके आंदोलन में बैठते हैं। वो तो सरकार के लोग भी वो तो सरकार के लोग भी बताते हैं कि सरकार के लोग थे। कौन कहता है सरकार के लोग? किसान खुद कहते हैं, किसान खुद कहते हैं कि वो सरकार के लोग थे। मान दे, कौन साबित तो करे किसान कौन सरकार के लोग थे। हाँ ये बात तो ठीक है। रामपाल जी से मेरा अगला सवाल होगा, रामपाल जी, सरकार चाहती है बातचीत करना, सरकार चाहती है मसले का समाधान करना, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी एक मांग पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही है। ये कहना है उनका। ठाकुर, हाँ, गेंद सरकार के पाड़े में है। और दूसरी बात, झुकना और झुकाना, ये दोनों ही शब्द सही नहीं है। इसलिए हम तो कह रहे हैं सरकार की संवेदना जगाने के लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। तो संवेदना जगाने की बात है, लेकिन अब तक तो जागी नहीं। 3 महीने का वक्त हो चुका है, 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, कहाँ संवेदना जाग पा रही है? इसलिए हमने आशा थोड़ी छोड़ी है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि सरकार की संवेदना जगे। न हमको किसी को झुकाना चाहते हैं न झुकना चाहते हैं। इसलिए झुकना और झुकाना ये सही अर्थों में इसको लिया जाए तो ये हमारी भाषा नहीं है। इसलिए झुकना झुकाने की बात हम छोड़ देनी चाहिए। और हमने कहा कि हम एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही देश के जन हैं। सरकार किसानों के द्वारा ही बनाई हुई है। सरकार का भी यही कहना है। रामपाल जी, सरकार का भी यही कहना है कि किसान उनका परिवार है। वो भी तो यही कह रहे हैं कि किसान उनका परिवार है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। वो प्रस्ताव रखते हैं 1.5 साल वाला, किसान उसको नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनती है, किसान उसको मानने को तैयार नहीं है। बताइए क्या किया जाए? काजल ठाकुर, इसी आंदोलन में जो वार्ताकार है वो कह चुके हैं ऑलरेडी कि आप जो है ना, ये संशोधन हम तैयार हैं, चलो शुरू करो। और चलो, हम तो ये कोई भी तैयार नहीं होंगे। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ काजल ठाकुर, यदि ये कोई भी तैयार नहीं है तो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था कि 1.5 वर्ष हम इनको स्थगित करेंगे और 2 वर्ष तक के लिए सरकार तैयारी थी, तो बिना बातचीत के उनको स्थगित कर दे, कमेटी बना दे। सरकार को किसने रोका हुआ है? इसलिए जो सरकार को करना है वो तो बिना बातचीत के भी कर सकती है। सरकार कोई बातचीत से कानून बनाती है क्या? इसलिए बिना बातचीत तो कर सकती है। तो बिना बातचीत जो सरकार को उचित लगे, बिना बातचीत के फिर कुछ फैसला लिया जाएगा तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर कोई सरकार बिना बातचीत के फैसला ले ले तो फिर आपके भी तो ऑब्जेक्शन हो जाते हैं ना। काजल ठाकुर, हमारे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्शन करने में कोई किसी को रोकेगा भी नहीं। लेकिन ये यदि शुरुआत करते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ये कहेंगे चलो भाई देश में समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये भी कहने वाले भी तो लोग हैं। इसलिए एक सेक्ट नहीं, कई सेक्ट होते हैं और लोकतंत्र में सभी को अपने अपने मत व्यक्त करने के अधिकार हैं। वे अपना मत व्यक्त कर सकते हैं कि सरकार जो लोक कल्याणकारी है, जिसको संविधान ने लोक कल्याणकारी सरकार बताया है, वह सरकार तो लोक कल्याण को देखते हुए बिना आलोचनाओं की चिंता किए, बिना किसी की टिप्पणी की चिंता किए, उनको लोक कल्याण की भावना आलोचनाओं की चिंता है कहाँ सरकार को? आलोचनाएं तो लगातार हो रही है। किसान 3 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। आलोचना तो फिर भी हो रही है, चाहे विपक्ष कर रहा हो या फिर दूसरी पार्टियां, आलोचनाएं तो हो रही हैं। उस बात से फर्क कहाँ पड़ रहा है? काजल ठाकुर, इसलिए हमारा कहना ऐसा है, लोक मत, लोक भावनाएं
इनको सरकार को पहचानना चाहिए। सरकार के पास तो बहुत बड़ा तंत्र है। इनको ठीक है वसीम जी, आप लोग भावनाएं समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए काजल जी, सरकार पूरी तरह से किसानों की भावनाओं को समझ रही है और किसानों की भावनाओं को समझते हुए ही इस कानून को 1.5 साल के लिए मुलतवी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई गई। सरकार लगातार वार्ता को तैयार है। किसानों की जो जो मांगे थी, जिन जिन प्रावधानों पे किसानों को एतराज था, उन सब में बदलाव करने को तैयार है। अब बताइए ना, सरकार कहाँ लोगों की नहीं मान रही है। बिल्कुल लोगों के प्रति संवेदनशीलता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ सारे मसले को सुनते हुए सरकार बिल्कुल किसानों के साथ है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अभी जो आंदोलन हो रहा है, शुरुआती दौर में जरूर किसानों का आंदोलन था, लेकिन वो किसान जो पहले दिन आंदोलन पे बैठे थे, आज उस आंदोलन में नहीं दिखाई दे रहे। आज जो आंदोलन है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इस आंदोलन में पूरी तरह से राजनीति घुस चुकी है और लोग अपनी राजनीति। वसीम जी, अगर आंदोलन राजनीति से प्रेरित है तो क्या किसानों की सुनी नहीं जाएगी? उसमें कुछ किसान तो होंगे ना। किसानों की पूरी तरह सुनी जा रही है। अगर ठीक है, एक मिनट, जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, माना उसमें 90% दूसरे अन्य दल हैं, अगर 10% भी किसान हैं तो उनकी तो सुननी चाहिए ना। हम बिल्कुल किसानों की सुन रहे हैं। हमारे लिए तो अगर एक किसान भी अगर कोई फरियाद रखता है तो हम उसको भी सुनेंगे। लेकिन ये आंदोलन जो है समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है कानून लेके नहीं आ रही है। और ये कानून जो बनाया जा रहा था एक वैकल्पिक कानून था। पुराने व्यवस्था को भी बनी रहती और ये नई व्यवस्था दी जा रही थी सरकार के तरफ से, जो वैकल्पिक थी। उसके बावजूद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना ये सरासर गलत है। ठीक है वसीम जी, अगला सवाल मेरा यही है, आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि विदेशी संसद में ये मामला गूंज रहा है। इससे पहले हमारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा विदेशों की संसद में गूंज चुका है। अब किसान आंदोलन का मुद्दा वहां पर पहुंच चुका है। बहुत बड़ी बात है, ये शर्म की बात भी है कि हमारे देश के मुद्दे दूसरे देशों की संसद में गूंजते हैं, जो कि यहीं पर निपटा लिए जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, अपने देश के साथ खड़े नहीं है, जो लोग देश के प्रति ऐसी भावना रखते हैं, उन लोगों की सोच ये है कि हमारे देश का स्वाभिमान कैसे गिरे। ये लोग उस सूरत में उस लिए काम कर रहे हैं भारत के अंदर, देश के अंदर रहते हुए, कि देश के विपरीत कैसे काम किया जाए, देश की स्वाभिमानता को कैसे ठेस पहुंचाया जाए, देश के सम्मान को कैसे ठेस पहुंचाया जाए। इन लोगों की सोच ये है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा कि ये कानून जो है अभी 1.5 वर्षों तक लागू नहीं हो रहा है। किसान भाइयों को ये समझनी चाहिए और जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं उन लोग नहीं वसीम जी, फिर ऐसा है ना, अगर 1.5 साल तक ये लागू नहीं होगा, 1.5 साल के बाद फिर से दिल्ली की सीमा पर किसानों को आना पड़ेगा, क्या फायदा उस चीज का? देखिए, हम ये क्यों आना पड़ेगा जब 1.5 साल के अंदर सरकार ये कह रही है कि जो किसान संगठन इसके साथ वार्ता करेंगे, किसानों के साथ वार्ता करके जो उनके सुझाव होंगे उसके बाद कानून को लागू किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि देश में राजतंत्र चल रहा है, देश के अंदर लोकतंत्र की प्रक्रिया भी है। रामपाल जी, 2024 में ठीक है, अगर रामपाल जी 1.5 साल वाला प्रस्ताव दिया गया तो उसमें दिक्कत क्या थी? हो सकता है उस 1.5 साल में जो बातचीत होनी थी, हो सकता है उसमें कानून को रद्द कर दिया जाता, किसानों की बात को सुन लिया जाता। जी बोलिए। साल स्थित किया नहीं है सरकार। ये कहता हमने तो स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था, है ना, किसानों ने माना नहीं, किसान संगठनों ने, इसलिए हमने स्थगित नहीं किया। तो मैं यही तो सुझाव दे रहा हूँ कि भाई किसान संगठन नहीं माने, आप तो देश के किसानों के लिए काम कर रहे हो ना, तो देश के किसानों के लिए आप 1.5 वर्ष इसको स्थगित करो ना। और आप तो 2 वर्ष तक तैयार थे, तो 2 वर्ष तक इसको स्थगित करके कमेटी बनाओ, सुझाव ले लो, है ना, तो इसको आगे बढ़ाओ ना। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ और इसका हमने प्रारूप दिया हुआ है, खुद सरकार ने उस प्रारूप को देखा हुआ है। तो भाई सर आगे क्यों नहीं बढ़ो? लोकसभा ने 8 अगस्त 2014 को उस प्रारूप के आधार पर एक निजी विधेयक को सर्वसम्मति से विचारार्थ स्वीकार किया हुआ है। 10 वर्ष से राजस्थान से जो आंदोलन शुरू हुआ तो आज पूरे देश में फैल गया है। तो आप सरकार ये देख नहीं रही क्या? जो इनका खुद के कमिटमेंट थे खुद ने लिख कर दिया। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है 2011 में कमेटी के चेयरमैन रूप में इन्होंने लिख दिया था कि भाई
ठीक है वसीम जी, ठीक है वसीम जी, अगर किसान नहीं मानने को तैयार हैं संशोधन में, क्यों नहीं कानूनों को रद्द कर दिया जाता? दिक्कत क्या है? क्योंकि ये फजीहत बचेगी, देश का मुद्दा सिर्फ देश में रहेगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा, विदेशों तक नहीं पहुंचेगा अगर रद्द कर दिया जाए तो। देखिए काजल जी, जब किसी कानून को बनाया जाता है, जब हाँ। ये कानून, कृषि कानून जब आए, इस कानून की बहुत सारे किसान संगठनों ने और किसान भाइयों ने इसकी मांग भी रखी है, और आपने भी चैनल पे अपने दिखाया है, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग जाके कृषि मंत्री से मिले हैं और उन्होंने ये कहा है इस कानून को लागू किया जाए, छोटे किसानों को इससे लाभ है। ऐसी ऐसी बातें जब आ रही हैं तो हम किसकी बात माने? एक तरफ किसान कह रहे हैं इसको रद्द कर दिया जाए, एक तरफ किसान कह रहे हैं कि इसे लागू किया जाए। सरकार कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं है, सुनिए। हाँ। सरकार ने इस कानून को 1.5 वर्षों तक इसीलिए रद्द किया है और इसको लागू नहीं कर रही है, मुलतवी कर रही है कि 1.5 वर्षों में दोनों तरह के किसान, जो इसके पक्ष में है और जो इसके विपक्ष में है, उनका एक मत हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो गलत तथ्यों पर आधारित बहस, ये कहा गया है भारतीय हाई कमीशन की तरफ से, क्योंकि किसान आंदोलन का मुद्दा ब्रिटिश की संसद में गूंज चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।